पावर प्ले में हम सियासत के रास्तों की बात करते हैं तो साथ ही साथ रास्तों की सियासत की चर्चा भी अहम हो जाती है, क्योंकि धरती के नक्शे पर कुछ ऐसा हो रहा है जहां से सियासत का अगला रास्ता भी तय होता है। तो चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं मैप रूम में और आपको दिखाते हैं कि धरती पर मौसम के जो बदलाव हो रहे हैं, उन बदलावों के सहारे मुनाफे का कौन सा कारोबार बनाने की कोशिश इन दिनों चीन कर रहा है। और देखिए मैप रूम के अंदर हम आपको जो चीज दिखाने जा रहे हैं वो आपको बताएगा कि यहां से आगे धरती पर कारोबार की जो सियासत है वो क्या करवट लेने जा रही है। क्योंकि मेरे पीछे जो आप ये नक्शा देख रहे हैं, यहां पर आपको नजर आएंगी दो तस्वीरें, ये दो रास्ते। ये एक रास्ता जो आपको नजर आ रहा है जो सुएज कनाल से होता हुआ जाता है, शंघाई तक पहुंचता है, जहां से चीन का कारोबार चलता है। चीन का सबसे ज्यादा यानी करीब 80% कारोबार जो है वो इसी रास्ते से आता है। और यहीं पर भारत भी है जो कि हिंद प्रशांत महासागर के इलाके के अंदर एक बड़ी ताकत है। साथ ही यहां पर वो मलक्का स्ट्रेट है, मलक्का डिलेमा है, जिसे चीन के राष्ट्रपति भी मलक्का डिलेमा कह चुके हैं। लेकिन अब चीन की कोशिश है एक नया रास्ता बनाने की जो इस रास्ते के मुकाबले लगभग आधा है, यानी वो उसे एक छोटा रूट देता है, शॉर्टकट देता है। और ये शॉर्टकट है ये नॉर्दर्न सी रूट जो आर्कटिक के रास्ते जा रहा है, जहां रूस के साथ मिलकर चीन की कोशिश है इस नए रास्ते को बनाने की, ताकि वो सुएज कनाल यानी अदन की खाड़ी और सुएज कनाल का ये रास्ता जो यहां से आ रहा है इसको टाल सके। साथ ही जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है जहां से उसका भी बड़ा मात्रा में तेल आता है, उसके लिए भी एक अल्टरनेटिव रूट निकाला जा सके। और यही सारी कोशिश और कवायद चीन की चल रही है इस पूरे इलाके के अंदर। और सुएज कनाल को लेकर जो सारा संकट है वो इसलिए भी गहराया हुआ है क्योंकि इसी सुएज कनाल के पास, इसी अदन की खाड़ी में हूथियों के हमले भी हो रहे हैं और चीन का सारा कारोबार इसी के रास्ते यूरोप के बाजार तक पहुंचता है। यह सारी कोशिश यहां पर एक नया रास्ता बनाने की है क्योंकि धरती पर तापमान बढ़ रहा है, आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है और इस बर्फ के साथ साथ जो एक रिश्तों की बर्फ थी वो नए सिरे से जम रही है। भारत के ठीक बगल में यानी यहां म्यांमार के साथ में रूस अपना कारोबार भी बढ़ा रहा है और साथ ही परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर म्यांमार की ताकत बढ़ाने में एक अहम किरदार के तौर पर, एक अहम हिस्सेदार के तौर पर रूस उभरता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही रिफाइनरी और एलएनजी की आपूर्ति को लेकर भी रूस और म्यांमार के बीच में इन दिनों चर्चा चल रही है। भारत के ठीक बगल में एक नई जो इबारत है उसे गढ़ने की कोशिश, एक नया पावर इक्वेशन बनाने की कोशिश जहां चीन कर रहा है तो वहीं रूस भी करता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो सारी कोशिश और कवायद है वो बांग्लादेश में अमेरिका के प्रभाव को कम करने, इस पूरे इलाके के अंदर, हिंद प्रशांत के इलाके में, बंगाल की खाड़ी के इलाके के अंदर अपनी ताकत की के जो मोहरे हैं उन्हें चलने की कोशिश में हर बड़ा देश, हर बड़ी ताकत करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही भारत से ही करीब अफगानिस्तान के अंदर भी एक बार फिर इतिहास करवट लेता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि वो अफगानिस्तान जहां कभी सोवियत संघ ने अपनी फौजें भेजी थी, वहां की तालिबान निजाम के साथ में, वहां की तालिबान की सत्ता के साथ में रूस अपने संबंधों को ठीक कर रहा है। साथ ही भारत के साथ ऊर्जा क्षेत्र के अंदर भी अपना व्यापार, कारोबार और जो अपनी जो हिस्सेदारी है या कह लीजिए कि अपनी भागीदारी बढ़ाने की कोशिश रूस करता हुआ नजर आ रहा है। रणनीतिक क्षेत्र के अंदर भी भारत और रूस के बीच में सहभागिता बढ़ी है। लेकिन क्या ये केवल इसी इलाके में हो रहा है? जी नहीं, ये जरा नक्शा देखिए क्योंकि कनाडा और अमेरिका के बीच में हाल के दिनों में कुछ अनोखा हुआ है। अनोखा इस लिहाज से क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिनों पहले तो कनाडा के खिलाफ भारी टैरिफ लगाए थे, लेकिन हाल ही में उनका एक बार फिर हृदय परिवर्तन हो गया है। और यह हृदय परिवर्तन उनका हुआ है केवल कनाडा के साथ इसलिए नहीं कि वो कनाडा के साथ व्यापार कारोबार बढ़ाना चाहते हैं, बल्कि यहां भी तेल का कारोबार नजर आता है। और तेल का कारोबार कैसे नजर आता है? क्योंकि ये जो आप सीधी लकीर देख रहे हैं ये बेसिकली जो है कीस्टोन एक्सल पाइपलाइन है। ये करीब करीब 1931 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है और इस 1931 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के अंदर यहां पर कोशिश होगी जो अल्बर्टा है कनाडा का, वहां से लेकर अमेरिका के नेब्रास्का तक जो तेल का कारोबार है या जो तेल की सप्लाई है, करीब करीब 8 लाख बैरल प्रतिदिन का जो तेल का आपूर्ति है वो यहां से की जा सके, इसकी कोशिश हो रही है। ये जो पाइपलाइन थी इसे जो बाइडेन की सरकार ने पर्यावरण और रणनीतिक वजह या राजनीतिक वजहों से इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था, लेकिन एक बार फिर इसकी फाइल को निकाल लिया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। और अब डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है कि रोजाना करीब 8 लाख बैरल कच्चे तेल की सप्लाई करने वाली इस पाइपलाइन को एक बार फिर रिवाइव किया जाए, उसका विस्तार किया जाए। तो ये जो सब कुछ हो रहा है ये सब कुछ हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि धरती के नक्शे के ऊपर जो कुछ बदलाव हो रहे हैं उन बदलावों के जो मायने हैं वो व्यापार के भी हैं, कारोबार के भी हैं, सियासत के भी हैं और सत्ता की इस रियासत के भी हैं।
अब पावर प्ले में अब आपको लिए चलते हैं दुनिया के उन पावर प्लेयर से मिलवाने के लिए जिन्होंने इस सप्ताह अपने बयानों से या अपने कारनामों से सुर्खियां बटोरी। तो चलिए चलते हैं पावर प्लेयर से मुलाकात के लिए। तो देखिए मेरे साथ आप जो चेहरे यहां पर देख रहे हैं ये पावर प्लेयर्स हैं इस हफ्ते के, और हम क्यों इन्हें पावर प्लेयर्स कर रहे हैं और कह रहे हैं वो आपको एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। यहां जो सबसे पहले आप तस्वीर देख रहे हैं वो है भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर की। सर्जियो गोर केवल भारत में अमेरिका के राजदूत नहीं हैं बल्कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी भी हैं, और साथ ही वो इन दिनों इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए थे, लेह गए थे, लद्दाख के दौरे पर गए थे, और वहां पर उन्होंने जो बयान दिया, जो कुछ वहां से हुआ उसकी हलचल पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। और खासतौर पर सरहद पार पाकिस्तान में तो जबरदस्त मिर्ची लगी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की धरती से सर्जियो गोर ने कह दिया कि जम्मू कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण अंग है। और उनके इस बयान के बाद में जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर को जिस तरीके से सर्जियो गोर ने भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया, महत्वपूर्ण अंग बताया, उसके बाद से पाकिस्तान जबरदस्त बौखला गया है। वो पाकिस्तान जो इस समय डोनाल्ड ट्रंप के साथ करीबी नजदीकी दिखाते हुए नहीं थम रहा है। अगला चेहरा भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सियासत से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो शख्स आप देख रहे हैं ये हैं दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग। और ली जे म्योंग से करीब 1 साल पहले जब व्हाइट हाउस के अंदर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी तब भी उन्होंने उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के लिए बड़ी अच्छी बातें कही थी। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसने दक्षिण कोरिया और अमेरिका के रिश्तों के अंदर एक दरार डाल दी है, क्योंकि अब दक्षिण कोरिया से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात के लिए नाराज हैं क्योंकि उन्होंने ईरान के मुद्दे पर अमेरिका का साथ नहीं दिया। वहीं ली जे म्योंग ये कह रहे हैं कि अब दक्षिण कोरिया को यह सोचना होगा कि वो अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी रक्षा के लिए अमेरिका पर क्या निर्भर रह सकता है या उसे आत्मनिर्भरता का रास्ता अपनाना होगा। और इसी बात को लेकर इन दिनों दरार नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिका और दक्षिण कोरिया की जो एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, सैन्य अभ्यास होता है, उस पर कैंची चला दी है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसके बाद से दक्षिण कोरिया की सियासत में एक खलबली देखने को मिल रही है। और ली जे म्योंग ने कहा है कि अमेरिकी प्रभाव को हम कम करने की कोशिश करेंगे। और पावर प्लेयर में अगला चेहरा है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन की चर्चा यहां पर हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि यूक्रेन पर पिछले दिनों उन्होंने जबरदस्त बमबारी की है, बल्कि इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि पुतिन पिछले दिनों कुरिल द्वीप पहुंचे थे। वो कुरिल जो कि प्रशांत के महासागर के इलाके के अंदर है और जापान और रूस के रिश्तों में खटास का सबब रहा है, क्योंकि इस कुरिल द्वीप की पहली बार यात्रा पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुंचे और पुतिन के दौरे से जापान सख्त तौर पर नाराज है। कुरिल द्वीप पर अपना दावा करता है जापान, तो वहीं रूस भी अपना आधिपत्य जताता है, और इस मुद्दे को लेकर जापान और रूस के रिश्तों में एक तल्खी रही है, और इसीलिए हम इस चेहरे की भी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक और चेहरा है जो कि पश्चिम एशिया की सियासत से जुड़ा हुआ है, भारत का करीबी दोस्त भी है, क्योंकि यहां जो आप शख्स देख रहे हैं वो हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, जो कि यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं। और उनके एक फैसले ने खासी खलबली मचा रखी है, क्योंकि उन्होंने ईरान के साथ में तमाम व्यापार और वित्तीय लेन देन पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपको यह खबर आम लग सकती है, लेकिन यह ईरान और यूएई के रिश्तों के लिहाज से एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट इसलिए है क्योंकि तमाम प्रतिबंधों के बावजूद बहुत लंबे समय तक ईरान का कारोबार यूएई से होता था। दुबई के अंदर कई जो ईरानी कंपनियां थीं उनके मुख्यालय मौजूद थे, उनका सारा व्यापार कारोबार वहां से होता था। और अब ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का आरोप जताते हुए शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने कह दिया है कि ईरान के साथ किसी तरीके का व्यापार भी नहीं होगा, कारोबार भी नहीं होगा। और जो कुछ पश्चिम एशिया के घटनाक्रम में, पश्चिम एशिया की सियासत में पिछले कुछ दिनों में हुआ है, उसमें काफी महत्वपूर्ण माना जाता है यूएई के इस फैसले को, क्योंकि अब तेल के कारोबार में ओपेक का जो कुनबा है उससे अलग होने का फैसला तो यूएई पहले ही कर चुका है। भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। भारत का एक महत्वपूर्ण सामरिक और रणनीतिक साझेदार है यूएई, और इसीलिए हम पावर प्लेयर्स की चर्चा करते हैं, क्योंकि उनके फैसले, उनके बयान आगे तक जो सत्ता की राजनीति है उसका रुख और रवैया तय करते हैं।